हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेडिंग है ना। पहले तो आप लोग का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पे। और पहले मैं ट्रिगो पर वीडियो बना चुका हूँ और मैं सोचा कि अब आगे बनाता हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये लगा जिसको पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पहले का रियल नंबर का कॉन्सेप्ट चाहिए या वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल स्वतंत्र है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ये पहला लेक्चर है। ठीक है, आप क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़े होंगे, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना होगा। ठीक है ना, हम लोग को बेसिकली इस पूरे चैप्टर में पहला टॉपिक जो है वो पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और एक पढ़ना है ना फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा है ना बेसिकली ये टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ना, प्रूफ के साथ पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज ये लेक्चर 1 में हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर कुछ दिन में मैं आपको लेक्चर 2 बनाऊंगा, उस पर मैं सेक्शन फॉर्मूला पे डिस्कस करूंगा, और एक लेक्चर 3 में डिस्कस करूंगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला को समझने के लिए आपके पास पहले के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए आपके पास। जैसे कि क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को ये समझना होता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं, इस पर थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन है ना, जो आपके क्लास 9 को रिवाइज भी करा देगा। ठीक है ना, चलिए तो बात करते हैं स्टूडेंट्स उस बारे में। ये मैं इन दोनों को हटाता हूँ, आप जाइए लोग, इन लोग का कोई भी काम नहीं है, आएंगे लेक्चर 2 में ये सब। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम लोग बात करने से पहले बात करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट का है ना, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किसी भी पॉइंट को आप एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ है ना, यहाँ पर कोई एक चींटी है, या आप चूंटा कहिए, जो कहिए, एक छोटा सा इंसेक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं छिपकली। ठीक है ना, ये छिपकली है। तो आप देखे होंगे कभी बरसात के दिनों में कि जब अब आप लोग के समय तो बहुत तरह की सुविधाएं हैं है ना, और तो उतना नहीं फेस किए होंगे। जैसे मैं बता दूं कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, तो जब 9th-10th में थे हम लोग, तो जो कभी बारिश हो जाती थी और शाम में लालटेन पे पढ़ना होता था। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो उसमें क्या था कि आपको लाइट का जो व्यवस्था था ना, तो वो बड़ा ही अजीब था। मुश्किल से पूरे दिन में आपको 2 या 3 घंटे का लाइट मिलता था। अब तो ठीक है। तो होता क्या था कि और ऊपर से अगर बारिश हो गई तो आपका वो कनेक्शन तो कट गया, कहीं पोल गिर गया तो कहीं तार टूट गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते थे, जिसके कारण लाइट नहीं आता था। हालांकि पहले आगे डिस्कस करेंगे, लाइट नहीं आता था, लालटेन पे पढ़ना होता था। और इवन की लाइट होता भी तो उतना कोई कारगर नहीं था, लालटेन पे ही पढ़ने की आदत सी थी। और बारिश हो जाती थी, तो बारिश हो जाने के बाद क्या होता है कि फितंगी होते हैं, यानी छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, जरा सा ही आप ऑन करिए तो पूरी तरह से छाप लेते थे, है ना। और आपको बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ना है, उस पर मैथ्स बना रहे हैं, तो बड़ा ही गुस्सा आता था उस टाइम में, है ना। क्योंकि देखिए जो मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ना, एंजॉय करके पढ़ते हैं, तो उनके लिए काफ़ी वो दुखदाई होता है बाधा आना किसी चीज़ में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बड़ी मुश्किल होती थी उस टाइम में। और आज भी कभी आप देखे होंगे, आपके यहाँ भी अगर लाइट भी सिस्टम है तब भी, है ना, अगर आप खिड़की वड़की सब खोल देंगे तो बारिश के दिनों में शाम में जब वक्त होता है तो उस टाइम इंसेक्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आइए उस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं कि एक छिपकली है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये छिपकली है और यहाँ पे उसको एक कीड़ा दिखा, ठीक है। अब ये इसको खाने जाएगी, अब ये इसको खाने जाएगी, तो इसको खाना है इस छिपकली को। तो देखिए ये छिपकली है और ये यहाँ पे कीड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं, है ना, एक इंसेक्ट है, ओके, छोटा सा, और ये मान लेते हैं कि छिपकली गई। एक रेस्ट्रिक्शन ले लिया गया कि देखिए, अब मान लीजिए, देखिए सब कुछ, अब छिपकली से बात करेंगे नहीं कि उसको कहेंगे ना ना तुम ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, है ना, ये इसको मना कर दिया गया। आप समझ लीजिए कि ये छिपकली ना सीधा ऐसे नहीं जा सकती है, सीधा ऐसे इसको नहीं लपक सकती है। मान लीजिए इनकेस आप कहें कि लपक तो सकती है, मान लीजिए, मुझे जो समझाना है मैं उसके लिए मान रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस पर नो आर्गुमेंट ज़्यादा। तो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये उसको डायरेक्ट वे में नहीं जा सकती है ना। चलिए, तो इसके लिए, है ना, अब क्या इसके पास रास्ता है? ऐसा एक रास्ता अवेलेबल है। वो क्या रास्ता अवेलेबल है? ये मान लीजिए ना, पहले ये छिपकली इसके सीधे ऐसे जाएगी, सीधा इस तक पहुंचेगी, है ना, सीधा इस तक पहुंचेगी, और तब जा कर के ये इसके पास ऐसे पहुंचेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे छिपकली थी, यहाँ पे इंसेक्ट था, और छिपकली को 2 तरह का डिस्टेंस चलना पड़ा, 2 तरह का डिस्टेंस चलना पड़ा। ये जो डिस्टेंस चलना पड़ा, तो इसको बोला गया, ये है हॉरिजॉन्टल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो अब इसको दुनिया वाले जो है ना, ये जहाँ से चलना शुरू करती है छिपकली, तो इसको दुनिया वाले कहते हैं कि आप ना इसको ओरिजिन मान लो। ये क्या हो गया? ये ओरिजिन हो गया। मान लो कि ये छिपकली जो है, ये इधर 5 मीटर, या मान लो कि 5 या 2, है ना, 2 मीटर चली हो हॉरिजॉन्टल, और बेचारी को ऊपर 3 मीटर चलने के बाद इसको भोजन नसीब हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के अगर डिस्टेंस कितनी चली, तो उसकी बात करेंगे तो ये 2 और 3 यानी कि 5 हो जाएगा। ये तो 5 है, लेकिन डिस्टेंस 2 तरह का है यहाँ पे। एक डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और एक डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डिस्टेंस। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, दुनिया वाले, है ना। यू मीन, देखिए मैं आपको एक क्लियर समझा दूं कि यहाँ पे अगर हम पूछे, छिपकली पूछती है कि इंसेक्ट का एड्रेस क्या है, इंसेक्ट का एड्रेस क्या है ना, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि तुमको ऐसे चलना पड़ेगा, 2-3 चलना पड़ेगा। 2-3 का मतलब कि 2 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा और 3 मीटर वर्टिकल चलना पड़ेगा। तुम जहाँ हो वहाँ से 2 मीटर हॉरिजॉन्टल चलो, फिर उसके बाद ऊपर वर्टिकल चलना 2 मीटर 3 मीटर, और तब तुम्हें इंसेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है ना, देखिए ये CG है ना, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बराबर अलजेब्रा प्लस प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा प्लस प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। ये ऐसा क्या है सर? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, ये अलजेब्रा का इसमें काम क्या है ना, कि अलजेब्रिकली बहुत सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग काम करते हैं, मतलब अलजेब्रिक तरीके से सोचते हैं। और प्लेन ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि प्लेन ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम लोग इस मेथड के द्वारा हल कर लेते हैं आसानी से। यानी जब प्लेन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अलजेब्रा के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे, तो वही एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहला जाता है। समझ गया? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये आप किसी पॉइंट का एड्रेस कह लीजिए,
या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कह लीजिए, जिसमें ये जो है ना ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है का मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। समझ गए? चलिए तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं कि पार्टिकुलर वे में इसको क्या क्या हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आगे, है ना, क्योंकि कुछ भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला समझने से पहले आपके ये बेसिक चीज़ें मजबूत होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। देखिए ये कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ऐसे, ठीक है ना, जिसमें ये ओ होता है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 लेकर चलते हैं। मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 0 है और वर्टिकल डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट को अगर हम एक्स वाई मानते हैं तो इसका मतलब है कि देखिए ये यहाँ तक हॉरिजॉन्टली कितना है, ये एक्स है, और ये यहाँ तक वर्टिकली कितना है, वाई है। समझ गए? तो ये एक्स है और ये वर्टिकली कितना है, वाई है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है पी एक्स वाई ये है क्या? देखिए ये होता है एक तरह का, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। थोड़ा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ऑफ पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P होगा, छोड़ दिए तो ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। और ये सेम टू सेम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ P, है ना, सॉरी हाँ, ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। ये क्लियर हो गया कि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब चलिए इसमें ये दूसरी बात है, तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, है ना, एब्सिसा। तो ये और ये होता है ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट हो जाता है। समझ गए? और एक तरह से स्टूडेंट्स आप इसको समझ सकते हैं, है ना, ये जो होता है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ y एक्सिस से, ये P जो है ये y एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो ये P जो है y एक्सिस से जो है ना, वो कितना दूरी पे आएगा, तो x दूरी पे आएगा। यानी ये जो है एक तरह से डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, है ना। P का मतलब यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये x जो होता है x कोऑर्डिनेट, वो डिस्टेंस होता है किसका, तो पॉइंट P का, कहाँ से, तो y एक्सिस से होता है। समझ गए? ये होता है। सिमिलरली अगर हम बात इधर करें तो ये आ जाता है स्टूडेंट, क्या आ जाता है, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये जो हमारा होता है तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस है। समझ गए? तो ये होता है स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। एक कोऑर्डिनेट जब भी दिया रहता है, इस तरह का कोई पॉइंट लिखा रहेगा, तो अब कल को अगर कहा जाए कि P का कोऑर्डिनेट 3 2 है, तो इससे क्या क्या जानकारी मिलती है, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज कोऑर्डिनेट का जन्म हुआ, तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ज़रूरी है ना कि आप इसका मीनिंग समझ जाएं। अब ये 3 2 है, तो 3 का मतलब x कोऑर्डिनेट, 2 का मतलब y कोऑर्डिनेट। ये 3 है तो 3 का मतलब एब्सिसा, तो y का मतलब, 2 का मतलब ऑर्डिनेट, OR ऑर्डिनेट, ठीक है।
और चौथी चीज़ इसमें, सॉरी तीसरी चीज़ की बात करते हैं तो ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ P, है ना, फ्रॉम ओरिजिन। और उसके बाद बात करते हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ छोड़ दिया, लिख सकते हैं आप इसको सिंपली, यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारा है ये x है ना कोऑर्डिनेट, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या एब्सिसा है या डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इनको आप एकदम गले से लगा लें, इनको इतना बेहतर समझ लें कि अब जाके हम कुछ भी अगर डिस्कस करेंगे तो उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एब्सिसा वगैरह क्या है। इतने से तो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो निश्चित है आना, और उसका काम भी बहुत ज़्यादा होगा, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हाँ तो देखिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। आपने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला, है ना। देखो स्टूडेंट, इस फार्मूला के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दो, अगर मान लो कि एक प्लेन है, जैसे कि ये बोर्ड, अब इस बोर्ड में मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला का मतलब कि जन्म कराते हैं, आई मीन कि प्रूव करते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए मान लो पहली बात कि ये मैंने एक प्लेन ले लिया, है ना, ठीक है, ये प्लेन हो गया। इसमें हमने ले लिया एक पॉइंट, ये P, ये हो गया P और ये Q, और P का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1। अभी हम बताए हैं कोऑर्डिनेट के बारे में, इसलिए एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। और Q के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x2, y2। अब देखिए स्टूडेंट, और ये ओरिजिन है, तो हमने बताया था ना अभी कि अगर ये x1 हुआ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कितना हुआ, तो वो हुआ x1, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हुआ, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस इसका y1, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से ये देखिए x2 है, तो x2 यानी कि यहाँ तक में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा x2 हो गया, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया y2, ठीक है ना। तो ये x2 और ये y2। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा ये बात को समझिए, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। यहाँ पी क्यू है, अपने मन से यहाँ पे आर ले लिया मैंने, तो पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम ये पी है, यहाँ पे पी है, मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया हूँ, आप समझ जाइएगा। तो देखिए ये क्यू आर मतलब ये पी, ये मैं अगर इसको ऐसे बड़ा लिख दूँ तो ये पी आर है ना, पी आर कितना होगा, तो देखिए टोटल हमारा अगर ओ आर की बात करते मतलब ये मान लीजिए एल और ये मान लीजिए एम, तो ये ओ एम की बात करते तो ये x2 है और ये x1 है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आई मीन ये एल एम डिस्टेंस जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर ये पूरा y2 है और ये y1 है तो इसका मतलब है कि ये y2 माइनस y1 होगा, समझ गए। तो हमें PR भी मिल चुका और QR भी मिल चुका। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, PQ चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अगर आइएगा कि इन ट्रायंगल PQR, क्योंकि ट्रायंगल PQR राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो उसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि PR बराबर x2 माइनस x1 है और QR बराबर है ना QR बराबर y2 माइनस y1 है ना। तो इसको आप बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, PQ, अगर आपको PQ निकालना है
तो पी क्यू बराबर आप यही ना लिखेंगे, बोलिए यही ना लिखेंगे कि पी क्यू अंडर रूट दे देंगे क्योंकि स्क्वायर उधर जा रहा है, अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर का वैल्यू, तो पी आर x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया है ना। लेकिन दुनिया वाले कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि ये देखिए ना, ये होल स्क्वायर है, तो मैं x1 को पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर, सेम वे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दुनिया वालों को यही अच्छा लगता है। उसी प्रकार से ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपकी इच्छा, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। तो ये होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि आपको कैसे दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है, समझ गए। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पर। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया तो फिर थियरी आना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छे से आप नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। कैसे आता है ये, कभी पूछ ही दिया तो क्या करिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला मिल चुका है स्टूडेंट्स, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, है ना। अब हमें यहाँ पे कुछ इधर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, उसके पहले कुछ और भी ज़रूरी चीज़ होती है वो देख लेंगे, छोटी छोटी, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग की एक बहुत बड़ी कमी है, मान लेते हैं कि आप ही कोई वर्क करो और आपको उसके रिज़ल्ट का कुछ पता ना चले। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो टेस्ट दे रहे हो, रिज़ल्ट मिले ही ना, तो उस टेस्ट देने में मन लगेगा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही जब वीडियो बनाया जाता है तो मानते हैं कि कहीं ख़राब भी बना होगा तो आप वो भी कह दीजिए कि ख़राब है, कहाँ खराबी है, क्या दिक्कत है, कुछ तो रिप्लाई करें, कुछ तो कमेंट करें। इससे एक मनोबल बढ़ता है, ज़रा आदमी को एक्साइटमेंट होता है, समझ गए, कनेक्शन जुड़ा होता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं बनाते जाता हूँ, पता नहीं चलता है कौन कितना देख रहा है, क्या पूरा देखा कि नहीं देखा, ठीक है ना, और देखा तो किसने देखा। तो कृपया करके देखिए, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगा अगर बहुत सारी चीज़ें, और आपको एक समय में यही वीडियो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी से बार बार देखते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, पहले एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले ही लेते, नहीं तो आप सोचेंगे क्या आगे क्वेश्चन कराए नहीं। एक देख लीजिए, ये हमारा, जिसे मैं शॉर्टकट अब फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, ये p और ये q, और ये इसके बीच के डिस्टेंस को हम d। तो d का जो फॉर्मूला बन के आया है, देखिए मैं रटवा नहीं रहा हूँ आपको, अभी मैंने प्रूव करा है बच्चों, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे कि आपको ना, ये देखिए 3 2 और यहाँ 5 3 है ना, या 5 1 के बीच डिस्टेंस निकालना है। ये पी क्यू है, तो आप बहुत सिंपल सा चीज़ करेंगे। कोई देखो, आप किसी में से किसी को घटा सकते हो, मतलब x वाले का डिफरेंस और फिर y वाले का डिफरेंस, है ना। ये ऐसा नहीं कि 3 में से 5 को ही घटा के लिखेंगे या 5 में से 3 को, कोई मन करे, लेकिन हाँ इसी का ही होगा, 3 से 3 का और 2 से 1 का। तो आप इसको 5 माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, फिर 2 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, √5, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आया, √5 है। समझ गए। तो इस फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओके, चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर ही कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, है ना। जैसे इक्विडिस्टेंस पर बेस्ड रहता है क्वेश्चन कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से 1 पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो क्या करें। ठीक है, चलिए पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में दिया ये चीज़,
अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया, क्या ये हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा रहे, बस मैं आपको, है ना। तो क्या करेंगे आप, पहला मान लो कि इफ द पॉइंट, है ना, P, इफ द पॉइंट P, अब पॉइंट P मैंने अपने से P लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन ही ले लूँ ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इफ द पॉइंट P को मान लीजिए 2, 3, है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1, है ना, 4 एंड इसको मान लीजिए A एंड B, x, 2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछेगा, है ना, कुछ और देकर क्या पूछ रहा है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में है कि इफ द पॉइंट इतना इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, है ना, एक पॉइंट जो है 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो ये बड़ा मुद्दा है हमारा, ये बड़ा मुद्दा है कि ये इक्विडिस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे इक्विडिस्टेंट, थोड़ा स्पेलिंग डिस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्विडिस्टेंट क्या होता है सर, देखिए इक्विडिस्टेंट का मतलब कि अगर ये P यहाँ पे है तो ये P जितना दूरी पे है A से है, जितने डिस्टेंस पर A से है उतने ही डिस्टेंस पर B से है। मैं यहाँ हूँ और मेरा मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कोई एक बड़ी है, कोई स्टूडेंट है, कुछ भी हो, 2 मीटर दूर पे यहाँ पे कोई एक है और एक इधर भी 2 मीटर दूर है, तो मैं जो हूँ उन दोनों से इक्विडिस्टेंट हूँ। ये इक्विडिस्टेंट का रियल मीनिंग होता है, ठीक है ना। इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे, बराबर डिस्टेंस पे हूँ। तो उसी प्रकार से ये जो P है ना, ये इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A, तो A कितना हुआ 1, 4, B कितना हुआ तो x2, ठीक है, और P का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट्स 2, 3, ठीक है। तो अब क्वेश्चन तो समझ गए, हमें x का वैल्यू निकालना है अगर P A और B से इक्विडिस्टेंट है। इसको जरा ऐसे लगा दीजिए, तो इसका मतलब होता है कि PA बराबर PB, समझ गए। तो चलिए अब ये मैं आगे बढ़ाऊंगा ताकि x का वैल्यू निकल सके, समझ गए। चलिए अब इसको भी हटा देते जरा, और हम लोग बात क्वेश्चन पे ही करेंगे पूरी तरह से, ताकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, कितना आसान है ये आपको समझ में आ जाए। बहुत आसान होता है, बहुत, है ना। चलिए तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि PA बराबर PA बराबर PB। अभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा कि डिस्टेंस फॉर्मूला दिया तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस। एक काम करिएगा, जब भी अगर ये 2 डिस्टेंस बराबर हो ना, तो पहली बात तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ऐसा करने से बाबू जो रूट है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बहुत बियॉन्ड नहीं जाएंगे कि रूट ऐसे स्क्वायरिंग करने से ख़त्म होने का मतलब है कि ऐसा तब होता है जब 2 चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव होती हैं हमेशा। जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट इनका ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, तो रूट ख़त्म। और मैं x1 माइनस x2 तो 2 में से 1 कर देते हैं, तो ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर है ना 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर PB। तो PB में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। रहने दीजिए, अभी कायला तोड़ के झंझट करिएगा, सीधा ऐसे कर 3 में से 2 का स्क्वायर। अरे गजब, ये तो मैंने जस्ट एक कोइंसिडेंट हो गया, सब 1 हो गया, है ना। तो ये भी 1 हो गया स्टूडेंट, ये 1 और 1 खत्म हो गया। तो इसका मतलब है x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो x माइनस, देखिए स्क्वायर जब भी उधर जाएगा ना तो प्लस माइनस जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है x के साथ कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब x का मतलब कि x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा तो निश्चित नहीं है ना। इसीलिए जब स्क्वायर इधर आएगा तो आप इसमें
प्लस माइनस जरूर दीजिएगा। और एक बात स्टूडेंट्स, ये जो पी एक्स वाई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, रियल में कॉम्प्लेक्स कुछ भी जा सकता है, मतलब कि ये एवरीथिंग, निगेटिव पॉजिटिव रूट इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप डरना नहीं, कभी फ्रैक्शन में भी आ जाएगा तो डरना नहीं कि ये क्या आ गया सर, ये 2/3 है ना, माइनस 1/3 ऐसा कैसा आ गया, तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा मुद्दा था, ये 1 हो गया, क्योंकि 1 पे स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो 1 ही होगा। तो अब ये x - 2 बराबर जब 1 होगा, स्पेशली जब 1 होगा, तो उस वक्त x का वैल्यू 3 होगा, और जब x - 2 बराबर -1 होगा तो उस वक्त x बराबर 1 होगा, है ना, 2 में से गया 1। तो ये रहा है स्टूडेंट कि अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखो या 1 रखो, 3 रखो या 1 रखो, इन दोनों में से अगर आप कुछ भी रखते हो ना, तो ये जो p है ये a और b से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, समझ गए। तो ये होता है इक्विडिस्टेंट बेसिस पर क्वेश्चन, समझ गए। चलिए, अब मैं इसी में थोड़ा एक ट्विस्ट लाता हूँ। वो क्या, मैं मान लिया कि मैंने इसको y रख लिया, y और ये (4), ये x है (2), तो कुछ भी रख लिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को कह रहा हूँ कि आप देखिए, ये p जो है ना वो a और b से इक्विडिस्टेंट है। अब तब जाकर आपको x और y के बीच में एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन का मतलब एक तरह से तो एक्स वाई के बीच में रिश्ता, रिलेशन का मतलब होता है कि एक्स वाई के बीच में इक्वेशन निकालिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ताकि इसके लिए मैंने उस रिश्ते को ऐसा बनाइए ताकि पी ए और बी के बीच में, मतलब पी ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। वही रिलेशन पूछ रहा है, तो सेम वही काम करेंगे, लिख देंगे कि सिंस पी is equidistant from A and B, okay, therefore PA is equals to PB। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए ताकि हमें रूट से, है ना, छुटकारा मिल जाए। हर कोई रूट को पसंद नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए, तो ये आप कितना लिख सकते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये x1 - x2 y - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, ओके ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इधर देखिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर और फिर 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब 2 - 3 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 2 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 - 3 होता है -1, और -1 का स्क्वायर लास्टली क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। तो अब इसको तोड़िए, तो ये देखिए y स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4y, ये देखिए 4 में से 3 गया 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, ये इधर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, है ना, और फिर ये 3 में से 2 गया 1, ओके। अब देखिए ये 1 और 1 ख़त्म, और क्या बचा है भाई, ये 4 और 4 ये भी ख़त्म ना। चलिए, हाँ वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचे हैं, तो बचे हैं क्या, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, और फिर से